बहुत ख़वातीन जिनकी शादी हो रही होती है उन्होंने कभी अपना निकाहनामा नहीं देखा होता, लड़कों ने भी नहीं देखा होता, बल्कि फैमिलीज़ ने भी कभी नहीं देखा होता। यूनियन काउंसिल बाकायदा एक सर्टिफिकेट इशू करती है और फिर वो नादरा से अब कनेक्टेड होता है। उसके बगैर कोई भी जो मौलवी हैं या वो निकाह ख़्वाह हैं वो निकाह नहीं करवा सकते। पंजाब में बाकी सूबों के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा पनिशमेंट है, स्ट्रिक्ट लॉ है। पोलिगमी में जो वाइफ है वो डायरेक्टली खुद कंप्लेंट कर सकती है। जी। पंजाब में ये अमेंडमेंट के थ्रू 2015 में हक महर है ऑन डिमांड, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी ख़त्म हो, आप किसी वक्त ले सकती हैं। खुला में और तलाक़ तहफ़ीज़ में क्या फ़र्क है? अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है परमिशन लिए बगैर, आर्बिट्रेशन काउंसिल फातिमा, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें इम्प्रिजनमेंट्स भी हुई हैं लोगों को। हुमा, आपने जैसे पहले बात की कि निकाहनामा पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो मेरे ख़्याल से हमें पता करना चाहिए कि निकाहनामा में है क्या? क्योंकि ज़्यादातर आपको भी पता है और हमने भी देखा है अपनी प्रैक्टिस और रिसर्च में दोनों में कि ज़्यादातर ख़वातीन बहुत ख़वातीन जिनकी शादी हो रही होती है उन्होंने कभी अपना निकाहनामा नहीं देखा होता और लड़कों ने भी नहीं देखा होता, बल्कि फैमिलीज़ ने भी कभी नहीं देखा होता कि उसमें क्या है। तो मेरे ख़्याल से एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम थोड़ा-सा इस बारे में ज़िक्र करें कि निकाहनामा में है क्या, कॉलम्स में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसको किस तरह से बिल्कुल। फ़िल करें। और प्लीज़ आप इसमें ऐड कीजिएगा कि अगर इसको इस तरह से ना फ़िल किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? क्योंकि ये केसेज़ हाँ, जब कोर्ट्स में आते हैं, बिल्कुल। तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं पार्टीज़ के लिए। तो जैसे अगर हम निकाहनामा के कुछ शुरू के कॉलम्स की बात करें तो उसमें तो बेसिकली डिटेल्स चाहिए होती हैं ब्राइड की और ग्रूम की। जिन दोनों की शादी हो रही होती है उनके जो वालिदैन हैं उनकी डिटेल्स हैं, ब्राइड का नाम है, ग्रूम का नाम है, ब्राइड की एज है, ग्रूम की एज है, वो कहाँ पे उनकी रेज़िडेंस है, जो उनका बिल्कुल, एड्रेस है, हाँ। कौन-सी वो यूनियन काउंसिल है जिसकी जुरिस्डिक्शन में मैरिज है। और ये कुछ यूनियन चीज़ें काउंसिल इम्पोर्टेंट होती है बहुत क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर होता है बिल्कुल। निकाहनामा और कल को आपने वहाँ से कॉपीज़ निकालनी होती हैं। लेकिन अब वो फ़ातिमा वो भी क्लियर कर दें ना कि अब जब वो उधर रजिस्टर होता है तो नादरा का भी आपको एक इश्यू होता है। जी, बिल्कुल। हाँ, मैरिज सर्टिफ़िकेट। सो पहले सो यूसी में हुँ, आपका हुँ। आपका ये निकाहनामा रजिस्टर होगा और फिर वो सिस्टम लिंक्ड होता है नादरा के जी। साथ जहाँ पे आपको फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी है कि इसकी अगर आपके पास ये ना हो तो आप ट्रैवल नहीं कर और सकते, आपके इंग्लिश उर्दू पासपोर्ट दोनों नहीं में बन मिलता है। सकते, हाँ, हाँ। आपके बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकता हाँ, है। सो इट्स अ वाइटल डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली ये कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपके निकाहनामा में कॉलम 1 टू 6 अगर आप कहें तो उसमें आ जाएँगी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कॉलम है जो वली से रिलेटेड है या वकील से फ़ातिमा रिलेटेड। उससे पहले एक कॉलम होता है कि जहाँ पे ब्राइड का पूछा जाता है स्टेटस। हाँ, बिल्कुल बताइए। वो क्या बेवा हैं, क्या कमाई हैं, यानी कि शी वाज़ नेवर मैरिड बिफोर, बेवा हैं या डिवोर्सी हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरे एक्सपीरियंस में बता दूँ कि एक शादी पे हम बैठे थे और द गर्ल वाज़ अ डिवोर्सी और निकाह पूरा हो रहा है एवरीथिंग, तो उन्होंने कहा कि ये लिखा हुआ है डिवोर्सी, तो आप मुझे अपना वो सर्टिफ़िकेट दे दें। तो उन्होंने कहा सर्टिफ़िकेट तो नहीं, हमने तो कोर्ट से जाके डिवोर्स ले ली थी, तो हमारे पास तो वो हुँ, डिग्री है। तो जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा मैं तो नहीं करा सकता सर्टिफिकेट के बगैर। यूनियन काउंसिल बाकायदा एक सर्टिफिकेट इशू करती है और फिर वो नादरा से अब कनेक्टेड होता है, पहले नहीं था लेकिन अब कनेक्टेड है। उसके बगैर कोई भी जो मौलवी हैं या वो निकाह ख़्वाह हैं जो ऑथराइज्ड हैं वो निकाह नहीं करवा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एक लड़की का इस तरह निकाह नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक और बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब वो बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि आपको पता है एक अमेंडमेंट आई कि आप जो हैं अपनी बीवी की परमिशन के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। एक तो आपको डिक्लेयर करना होगा क्या शादीशुदा है, ग्रूम का भी या नहीं है। जी, अगर वो लिखता है कि मैं शादीशुदा हूँ तो अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट आपको परमिशन दिखानी होती है। उसके बारे में आप थोड़ा बिल्कुल। बताएँ अब? और ये भी निकाहनामा में कॉलम इसके ऊपर एक है जैसे आपने ज़िक्र किया हाँ, अर्लियर कॉलम जो है हाँ, शुरू के ही स्टेजेस में उसमें वो ख़वातीन का पूछते हैं जो ब्राइड है कि वो अगर हाँ, उसकी पहले शादी हुई है, लेकिन कॉलम 21 है निकाहनामा में ही जिसको भी भरना बहुत ज़रूरी है हाँ, और जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि क्या जो जिस
इसकी शादी हो रही है, जो ग्रूम है, क्या उसकी पहले से बीवी है, और और अगर अगर है तो उसने क्या आर्बिट्रेशन काउंसिल से परमिशन ली है या नहीं ली और है? ये भी आप क्लियर कर दें कि ये रिक्वायरमेंट लॉ की है और इसके Requirement. ऊपर जो सिर्फ जो इशू है वो ये है कि क्या इस पे पनिशमेंट मिलेगी या पेनल्टी होगी, जो चैलेंज हुआ हुआ है, क्योंकि कहीं को इम्प्रिजनमेंट भी मिली है इसमें, 1 इम्प्रिजनमेंट साल मिली है, की मिली है, पंजाब लेकिन में वो तो बहुत चैलेंज हुआ हुआ है। सो दैट इज द ओनली पार्ट, बट द रिक्वायरमेंट इज कि आपने यूनियन काउंसिल से बाकायदा एक रिटन परमिशन रिटर्न ली है। परमिशन लेनी है, ये बड़ा और इम्पोर्टेंट वो रिटर्न पॉइंट है। जी परमिशन आपको चाहिए है इस निकाह के दौरान। इस जो दौर निकाह रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जी उसको देखे, जी वरना उस पे भी जिम्मेदारी आएगी कि उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। और पोलिगमी, जैसे आपने जिक्र किया, जी पंजाब में बाकी सूबों के जी कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा पनिशमेंट है, स्ट्रिक्ट लॉ है। पोलिगमी में जो वाइफ है वो डायरेक्टली खुद कंप्लेंट कर सकती है, जी पंजाब में ये अमेंडमेंट के जी थ्रू 2015 जी में। लेकिन दूसरे सूबों में तो यूनियन काउंसिल कंप्लेंट करती है या कुछ और। सो बेसिकली इट्स मच मोर जी देन जस्ट इम्पोर्टेंट नाउ। निकान जस्ट अ प्लेन या जस्ट अ कॉलम टू फिल। एब्सोल्युटली, सो इट्स फिर वेरी। वकील का बता रही थी। जी, फिर एक और कॉलम आती है जिसमें पूछा जाता है कि हम्म, वकील का नाम क्या है। हम्म, अब ये एक कॉन्सेप्ट है वकील वली का, आपने देखा होगा बहुत सी शादियों जी में हम देखते हैं कोई रिश्तेदार होते हैं ब्राइड के साथ, और आप जैसे यकीन सारी जाने कि मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही फ्रेंड्स होती है। पूछ रही होती हैं कि अब हम वकील किसको करें और क्यों करें, और मतलब कि एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड, वकील वली बाय। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा कानून काफ़ी क्लियर है कि अगर आप एडल्ट हैं तो वकील वली की ज़रूरत नहीं है। एक ब्राइड को इस कॉलम में किसी का भी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अप्लाई नहीं करता अगर आप एडल्ट हैं, और आपको एडल्ट होना चाहिए जब आपकी जी शादी हो आप रही खुद होती है। शादी कर रहे हैं। तो ये हाँ, एक कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें ना अवेयरनेस का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने बहुत से ऐसी सिचुएशंस भी देखी हैं जहाँ पे कुछ ब्राइड्स हैं जिन्होंने वकील नहीं लिखा, हम्म, जो बिल्कुल ठीक है, हम्म, इसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब वो यूनियन काउंसिल जाते हैं अपना निकाहनामा रजिस्टर करने के लिए, कभी-कभी उनको वहाँ की स्टाफ कहती है कि आप अपने अपने निकाहनामा में ये नहीं लिखा, वकील लिखें या ना लिखें, तो वो भी, उनको भी लॉ की आगाही नहीं है, तो इसमें लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आगे कॉलम आता है, कॉलम 10, जहाँ पे आपने विटनेसेस कौन हैं शादी के, उसका उनका नाम लिखना होता है, और आप देखेंगे कि निकाहनामा के एंड में उन्हीं विटनेसेस ने जी। साइन भी करना होता और है। मैं यहाँ और क्यों ऐड कर दूं इम्पोर्टेंट है? फातिमा कि मेरे कुछ केसेस रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक विटनेस ब्राइड का हो और एक विटनेस मतलब कि खामन का हो और एक बीवी का हो जो बनने जा रहे हैं, क्योंकि कल को वो ये भी उन्होंने देनी होती है गवाही। ये नहीं कि निकाह हुआ कि नहीं हुआ, वो भी एक गवाही ज़रूरी है। अभी वो कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे निकाह रजिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा और ख़त्म हो गई शादी और वटेवर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कल को वो ये भी विटनेस करे, हाँ ये बाकायदा फिल किया गया था, बाकायदा ये शराइत रखी गई थी, बाकायदा ये हुआ था। हुँ, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आपको पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें ज़रूरी होता है कि हर पार्टी का, हमारे यहाँ जो एविडेंस और रिक्वायरमेंट है शहादत, कानूनी शहादत की 2 विटनेसेस हों और उसमें एक पार्टी का हो, एक पार्टी का हो, ताकि वो कल को आके कन्फर्म कर सकें कि हमारे सामने ये बात हुई थी कंडीशंस की। बिल्कुल। जी, और जब हम नेसेसरी कंडीशंस की बात करते हैं एक वैलिड मैरिज में, जो एक वैलिड मैरिज है हुँ, मुस्लिम मुस्लिम मैरिज, उसका की कंपोनेंट है विटनेसेस। अगर विटनेसेस नहीं होंगे तो आपकी वो वैलिड मैरिज नहीं। जी, उसमें सबसे पहले, जैसे हमें पता है कि फ्री कंसेंट आती है, कि क्या दोनों पार्टीज की कंसेंट शामिल है शादी करने में, दैट्स वन मैंडेटरी कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज डावर, जिस पे हम अगले कॉलम पे आएंगे, जो कॉलम हक महर। 13 है, जिसको हक महर कहा जी, जाता जी। है। वो एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर हक महर नहीं है आपकी शादी में तय हुआ, तो इसका मतलब है एक मैंडेटरी कंडीशन जो शादी का है वो नहीं है। तो तो फातिमा वो इट्स तो नॉट लोग रियली, ₹5000 भी लिख देते हैं, सिक्का राइजुल वक़्त भी लिख वो भी देते लिख देते हैं, हैं, लेकिन या कुछ ना कुछ फिर लिखना। या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी लिखते हैं। अब उस पे आएँ, वहीं पे तो मसले होते हैं बिल्कुल। जहाँ पे, और ये भी हाँ, एक क्लियर कर दूँ कि गैर मौजूल और मौजूल होता है। एक होता है पेएबल, यानी कि शादी पे पेएबल हुआ। शादी जैसी हुई उसके उसी वक़्त आपने दे दिया, शादी के टाइम पे। जिसको मुअज्जल कहते हैं। और एक है गैर मौजूल, जिसको आप कहते हैं इट इज़ पेएबल अपॉन डिमांड। यानी किसी कि भी जब वक़्त। भी आपने डिमांड की, आपको दे दिया, आपने शादी के दूसरे दिन की, आपने शादी के 20 साल के बाद की, वो आपने देना है। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, व्हिच कम्स फ्रॉम व्हिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, कि जब आपकी, अगर सपोज़ आपकी कोई प्रॉपर्टी थी,
10 लाख रुपए थे या सोने में लिखा था, जो भी लिखा था, अगर खावंद की डेथ होती है तो सबसे पहले इवन बिफोर एनी एनी डिवीजन सबसे पहले आपका हक महर दिया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। यानी कि वो विडो को उसका जो गैर मौजूल हक महर है वो सबसे पहले दिया जाएगा बिफोर यू गो फॉर एनी डिवीजन हुँ, हुँ। ऑफ एनी काइंड। एंड ये अदर देन आपका इनहेरिटेंस राइट है। बिल्कुल, जी, ये इनहेरिटेंस से ये बिल्कुल अलग बातें है। फातिमा आप यकीन जाने कि लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन बहुत हाँ, ज़रूरी है कि बहुत उनको हाँ, पता हो और अक्सर ये हमने देखा है कि ख़वातीन को नहीं पता होता कि उनका हक महर कितना है। जी। और शादी के दौरान कभी-कभी शादी ख़त्म होने के बाद भी कभी उनको हक महर अपना नहीं मिलता। नहीं, और वो जो डिमांड कर भी नहीं सकती, और अगर करती हैं तो सोशली बहुत बुरा समझा जाता है कि ये आप, और कई जगह पे इट्स कंसिडर्ड नेसेसरी कि आप कुछ ऐसा दें जो वाकई में उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि इट कैन नॉट बी कि आज के वक़्त 5 लाख रुपए आज से 20 साल पहले की कोई वैल्यू ना हो, तो इसलिए लोग प्रॉपर्टी लिखवाते हैं, सिल्वर में लिखवाते हैं या गोल्ड में, या वो कहते हैं कि एट दैट टाइम अगर वो जो 5 लाख की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करेंगे, जो भी उन्होंने लिखना है। हुँ, और ये अब आप पार्टीज़ वो मिल के टर्म्स तय एंड कर सकती हैं। हाँ, आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस में बता सकती हैं कि बहुत सारे कॉलम्स हैं, उसमें आप सब कुछ डाल सकते हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली यही है कि डावर जो है उसका एक मकसद है व्हिच इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाइफ। डावर एक ब्राइड का वाइफ का राइट है, इसको आप डिस्पेंस नहीं कर सकते। क्या डावर होगा, उसकी क्या अमाउंट होगी, वो प्रॉपर्टी में एक तो ये कि इट हैज़ टू बी समथिंग व्हिच इज़ वैल्यूएबल। यू नो इट हैज़ टू बी आइदर एन एसेट और कैश। इट हैज़ टू हैव सम मॉनेटरी वैल्यू इन हाँ। सोसाइटी। ये आपने देखा होगा हमने कुछ बीच में आई ऐसा थिंक भी उसमें आप ये भी गाइड हम कर सकते हैं नाज़रीन को कि कैश हो तो ये आप ख़्याल रखें, अगर वो पेएबल ऑन डिमांड है। अगर आज की तारीख में कैश है तो इट मेक्स सेंस। अब देखें आज की तारीख में जो 5 लाख रुपए हैं, 20 साल के बाद उसकी तो वैल्यू नहीं होगी, तो उसको ज़रा मद्देनज़र रखें। फिर अगर आपने पेएबल ऑन डिमांड करना है तो कुछ ऐसा रखें व्हिच इज़ अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द टाइम। हाँ, दिस इज़ समथिंग हाँ। टू कीप इन माइंड। दूसरा ये कि प्रॉपर्टी अगर आप लिखें, हुँ। तो बहुत ज़रूरी है उसको स्पेसिफ़ाई करना। या तो आप उसकी वैल्यू क्योंकि कॉलम अभी हम 13 टू 16 में जब आते हैं जी, निकाहनामा में, जी। यहाँ पे हक महर की बात होती है। हक महर जो कैश में भी हो सकता है, जो प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। अब प्रॉपर्टी जहाँ पे पार्टीज़ ने उसकी वैल्यू एग्री करनी है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वो वैल्यू अपने निकाहनामा में लिखें कि वो क्या है। या फिर प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखें कि वो कौन-सा प्लॉट है, उसका क्या एड्रेस है, वो मतलब क्या इट्स एन और आइडेंटिफाएबल थिंग। फातिमा, लेकिन ये भी आप यहाँ ऐड करें, क्योंकि अक्सर जो दिया जाता है वो किसी और के नाम पे ये होता है। भी अक्सर ये होता है बहुत बड़ा कि इश्यू फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी है, तो उनके नाम पे हाँ, है। अब कल को वो तो अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो गया, वो तो इनहेरिटेंस में चली जाएगी। तो बाकायदा अगर आपने उनकी प्रॉपर्टी वो दे रहे हैं सिक्योरिटी, कोई अपना प्लॉट जो उनके नाम पे है, तो उसके ऊपर बाकायदा जाके लियन मार्क भी होता है। हुँ, रिकॉर्ड में आप प्लेस कराते हैं कि ये जो है, क्योंकि कल को वरना वो तो सक्सेस, अगर उनको कुछ हो जाए, और अभी आपकी हालांकि वो डावर है, हक महर है ऑन डिमांड, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी ख़त्म हो, आप किसी वक्त ले सकती हैं। तो अगर वो इनहेरिटेंस में चला जाएगा, आप या वो बेच सकते हैं, तो आप वहाँ जाके अपना बाकायदा लियन कराएं कि इस पे मेरा हक है क्योंकि ये मेरे निकाहनामे पे बिल्कुल। लिखा गया है। आपको अपनी प्रोटेक्शन इसमें देखनी चाहिए, लेकिन जनरली ये मेरे ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट की अब जूरिस्प्रूडेंस इस पे क्लियर है हाँ। कि अगर प्रॉपर्टी किसी और की भी है, अगर निकाहनामे में वो लिखी गई है इस कॉन्टेक्स्ट में और पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग और इंटेंशन थी कि वो हक महर का हिस्सा होगी, तो फिर वो वाइफ़ की ही मलकियत शुमार की जाती है। शुमार तो की जाती है, लेकिन लेकिन उसमें एनफोर्समेंट मेरी का बात सुनिए, अगर प्लॉट है मेरा डीएचए और में जो पहले मैंने से लिख दिया, मैंने तो बेच दिया। हुँ, आप खुद 20 साल के बाद आपने कहा चलिए मुझे चाहिए, तो आप जो है तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं बिल्कुल, करता। बिल्कुल। सो ये सो ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इश्यूज मैंने बहुत फेस किए हैं। अक्सर गांव में जो लोगों ने अपने नाम पे ये इतने किले कर दिए, वो कर दिए, उसमें बस उन्होंने जाके वो कहीं भी नहीं, सिर्फ निकाहनामे में लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इंतकाल के रिकॉर्ड में जाते हो या फर्द लेते हो, तो वहां पे तो लिखा ही नहीं हुआ है, हुँ, तो आपकी तो कोई रिकग्निशन नहीं, तो वो कहता है जाओ जाके डिक्री लेके आओ हुँ, पटवारी, बिल्कुल। वहाँ का रेवेन्यू ऑफिसर, कि भैया आप कोई डिक्री लाएं, कुछ लाएं, मैं तो इस निकाहनामे पे नहीं जाऊंगा। फिर आपको कोर्ट जाना होता है डिक्री लाने। तो ये जो पार्ट है ना, इसको बहुत ज्यादा, हम जो इम्प्रोवाइजेशन की बात कर रहे थे ना, हमें विद द कमिंग टाइम्स, विद गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक वी कैन इम्प्रोवाइज ऑल दिस। ये चीजें कोई नहीं सोचता, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो एक्चुअली वो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं होती।
बिल्कुल। और जैसे हमने बात की पहले, जस्टिस जो बात की, जो नई जजमेंट है और जो कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू हुआ है, सम ऑफ द रीजंस बिहाइंड दिस इज यही कि कुछ ऐसी कॉलम्स हैं जिसके अंदर लैंग्वेज में एम्बिग्विटी है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है पार्टीज की, कि पार्टीज के अगर राइट्स हैं भी तो दे आर नॉट एबल टू एक्सेस देम। और लेकिन जैसे हम अभी के फेज़ में कर रहे हैं कि ख़वातीन को और दीगर अफ़राद को भी पता होना चाहिए कि किस तरह से अपने जो उनके राइट्स हैं निकाहनामा में, उनको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और स्टेप्स लेके। जैसे आपने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया। कॉलम 17 अक्सर काटा जाता है निकाहनामे में, और इधर मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है बताना। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि पंजाब में अब आप नहीं कोई कॉलम काट सकते। हाँ। इस पे आपको सज़ा होगी। किसको सज़ा होगी? निकाह रजिस्ट्रार तो की कॉलम इसकी 17 बता रिस्पॉन्सिबिलिटी। देना क्या है सब। स्पेशल कंडीशंस, कोई ख़ास शराइत तो जो अगर किसी दोनों की कोई खास पार्टीज, शराइत ना हो तो वहां पे लिख दें कि कोई खास शरत नहीं कोई है। ख़ास शराइत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपने हाँ। मिलके अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आप बताएं क्या क्या लिख सो सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि शादी के बाद अगर आप कहीं काम करना चाह रहे हैं, अगर ब्राइड कहीं काम करना चाह रही है, या कहीं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मुल्क के बाहर जाके रहना चाह रही है, अगर इस तरह भी कि अगर वो सिर्फ़ इसी लोकेशन में रहना चाहती है, मतलब जैसे ब्राइड चाहती है कि मैं अपनी लाहौर में ही रहूँ, अगर मेरे पेरेंट्स लाहौर में ही रहते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप शेयर्ड पेरेंटिंग के बारे में लिख सकते हैं, और आप खाना नान खास्ता नाश्ता के बारे में लिख अगर हम सकते अलग हैं। हैं। नान नफ़का के बारे में मज़ीद भी लिख सकते हैं, लेकिन नान नफ़का पॉकेट की एक अपनी कॉलम भी हाँ है, कुछ अपने लिए भी लिख जो सकते हैं। कॉलम 20 है, हाँ जिसमें नान नफ़का लिखा जाता है कि मंथली मेंटेनेंस क्या है। लेकिन स्पेशल कंडीशंस में बेसिकली जो भी दोनों पार्टीज़ या एक पार्टी चाहती है और दूसरी पार्टी उसे एग्री करती है, वो आप मिलके लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं अगर हमारी कोई गिफ्ट्स हमने दिए हैं, कोई गिफ्ट्स दिए एक्सपेंसिव हैं, दिए हैं और लिस्ट है और जो आइटम्स हम लाए हैं फर्निश करने में घर पे, एक प्रैक्टिकल मैटर लेकिन है ना। मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हाँ, हैं कि नहीं शेयर्ड प्रॉपर्टी हाँ, क्या शेयर होगी प्रॉप शादी के बाद। एग्ज़ैक्टली सो कैसे होगी, जो कुछ बनाएँगे उसमें मेरा कितना शेयर होगा, तुम्हारा कितना होगा। लेकिन कई लोग होते हैं उन्होंने पूरी फर्निशिंग्स करते हैं साथ ही शादी पे और अगर शादी ख़त्म हो जाए तो वो लिस्ट भी आप अटैच कर सकते हैं कि वो उसमें और दोनों पार्टीज़ साइन कर दें, जिसमें वो एग्री कर लें कि येस शी ब्रॉट ऑल दीज़ फर्निशिंग्स एंड अगर गॉड फॉरबिड ये ख़त्म होती है तो हमने ये सब वापस करना है उसको। सो इसके बेसिकली यहाँ हाँ। पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो हुँ। एसेंस ऑफ द मैरिज की फातिमा काफ़ी कैसी है, फैमिलीज़ ये लीगल लिस्ट नहीं तो है। अटैच कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ ऑल द गिफ्ट आइटम्स दैट दे गिव देयर डॉटर अपनी बेटी को देते हैं और वो लोग भी कर लेते हैं जो उन्होंने दिए होते हैं, जो पार्ट ऑफ मेहर नहीं होते। और आपको पता है अगर गिफ्ट्स इन कंसिडरेशन दिए जाएँ बीवी को, तो वो वापस नहीं लिए जाते। ये भी एक जजमेंट्स हैं। ये भी आप क्लियर कर दें कि अक्सर लोग गिफ्ट्स डिमांड बट गिफ्ट जो है वो वापस नहीं लिया बिल्कुल। जाता क्योंकि इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज दिया था जी। हमने। लेकिन जो लड़की है वो अगर अपने वो लाई है एक सारा फर्निशिंग्स लाई है, ये लाई है, वो लेके जा सकती है वो चीज़ें अगर वो लिस्ट अटैच हो। जी। अक्सर वो यूनियन काउंसिल में दे दी जाती है कि हमारी ये चीज़ें हमें वापस की जाएँ। हम्म, तो अक्सर यूनियन काउंसिल्स ही वो कर देते हैं अगर फैमिलीज़ हों, अगर डिस्प्यूट कर दें तो फिर कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन ये जैसे आपने जिक्र किया कि वो रिकॉर्ड्स रखना बहुत आपके ज़रूरी है। लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब डिस्प्यूट अराइज होती है, मेरे ख्याल से शादी के टाइम पे लोग इस तरह से नहीं सोचते, लेकिन अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं लिस्ट अटैच होती है। हम्म, हाँ, काफ़ी शादियों में मैंने अब तो देखा उससे है। फिर अगर आपने कोर्ट में जाना हो तो इट्स बेटर फॉर यू जी, दैट जी। वे। कॉलम 18 जिसकी हमने थोड़ी सी बात पहले भी की, जी। कि क्या खावंद ने बीवी को तलाक़ तहफ़ीज़ का हक दिया है, और अगर दिया है तो किन शराइत पे? यानी कि बेसिकली डिवोर्स करने का राइट है डिवोर्स ऑन उसके ऑन द पास। सेम टर्म्स। अब ये बहुत कन्फ्यूजन आती है हुमा कि अ, खुला में और तलाक़ तहफ़ीज़ में क्या फ़र्क है? बिल्कुल, वो बताएँ। और ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो निकाहनामा में तलाक़ तहफ़ीज़ एक चीज़ है, जो एक तरीका है तलाक देने का, जो बेसिकली आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता उसके, जी, जो यूनियन सारा काउंसिल के प्रोसेस थ्रू आप भी यूनियन काउंसिल के थ्रू कर सकते हैं। तो जिस तरह से एक खावंद को हक है तलाक देने का बाय नोटिस। अपनी बीवी को बाय नोटिस, इसी तरह से बीवी भी अगर उसके पास निकाहनामा में ये हक मौजूद हो, तो वो यूनियन काउंसिल के थ्रू कर और सकती है। अक्सर ये कहा जाता है मतलब कि अब तो बहुत कम हो गया है लेकिन अभी भी बहुत घरों में और बहुत फैमिलीज़ में ये है। आप ये ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब आपकी तो शुरू से नियत ही हाँ। वो है। तो बल्कि अगर नियत आपकी अच्छी है,
तो आपको ये राइट देने में कोई हर्ज नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो किसी तरह भी हैरेस्ड हो। आप बिल्कुल। जिससे शादी कर रहे हैं, आप उसको इज़्ज़त दे रहे हैं। तो ये एक ये सोसाइटल और सोशल इश्यू एक भी है। सोसाइटल सोशल इशू है और हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये वाला जो राइट है इसको कट किया जाता है और और इसमें अगर क्रॉस आप आउट दे किया दें तो जाता है। फ़ायदा ये होता है कि जस्ट बाय नोटिस हो जाता है। नोटिस आपको होता है, कोर्ट कोर्ट में में जाना, जाना। वकील करना, वहाँ पे एक-दूसरे पे कीचड़ उछालना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, और ये भी बात ज़रूरी है बताना कि अगर आप ये राइट नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीवी होने तलाक नहीं ले वो सकती। बिल्कुल ले वो सकती है। बिल्कुल ले सकती है। 3 महीने के अंदर ही तो होगी। एग्ज़ैक्टली तो खुला का जो प्रोसेस जी। है, वो कोर्ट के थ्रू है, तो और कोई थोड़ा-सा रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं, बस ये काफ़ी है कि हम दोनों खुदा की रज़ा के तहत साथ नहीं रह सकते। हुँ। ख़त्म। सो इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ये यूनियन काउंसिल के थ्रू एक डिग्निफाइड तरीके से हो जी। सकता है और दूसरा ये है कि आपको फिर खुला के लिए कोर्ट में जाना एंड पड़ेगा फाइनेंशियली एंड फाइनेंशियल नथिंग, देयर इज़ नॉट मच टू या डू। अच्छा फिर एक कॉलम 19 है, इस पे भी काफ़ी बात होती है, काफ़ी हमारी इस पे जूरिस्प्रूडेंस भी है ऑन बोथ साइड्स। वो ये कि क्या हस्बैंड के राइट जो डिवोर्स का हस्बैंड का वो राइट तो है, क्या हमेशा एक होता है उसको हमने किसी नहीं, उधर किस लिखा होता है नहीं। किसी तरीके से क्या हमने उस पे कोई कंडीशन लगाई है या उसको कर्टेल किया है? और यहाँ पे कुछ हमारी जूरिस्प्रूडेंस है जो कहती है कि अगर आप कोई कंडीशन लगाएँ तो वो वैलिड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्पेंसेशन हो सकती है कि अगर आपने डिवोर्स दी तो फिर इतनी कॉम्पेंसेशन बीवी को मिलेगी। इसी तरह से जैसे हमने स्पेशल कंडीशंस की बात की, सेकंड मैरिज से रिलेटेड भी आप कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता है तो ये स्टिपुलेशंस होंगी इन ये एडिशन टू बातें तो परमिशन। बहुत लोग ना डिस्कस करना चाहते हैं, ना उनको मालूम। मैं आपको एक बात बताऊँ, मालूम मालूम भी नहीं है, लेकिन और बट इट हैपेंस ना, सोसाइटी में ये हो तो रहा है ना मुसलसल अब तो कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। बिल्कुल। और कॉलम 21 की हमने पहले बात की थी जब हमने बात की थी कि क्या ब्राइड की पहले शादी हुई है, इसी तरह हमने कहा कि हुँ, ग्रूम की अगर पहले शादी हुँ, हुई है हुँ। तो उसको भी बताना ज़रूरी है। बताना लेकिन ज़रूरी है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है परमिशन लिए बगैर यूनियन आर्बिट्रेशन काउंसिल फ़ातिमा, की तो वो इसकी क्रिमिनल सज़ा है। ऑफ़ेंस है, उसमें इम्प्रिज़नमेंट्स भी हुई हैं लोगों को, लेकिन उसमें चैलेंजेज़ हुए हुए हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपका ये क्रिमिनल ऑफ़ेंस अभी एग्ज़ेम्प्ट हो गया है लॉ बिल्कुल में। नहीं। ये मैं और क्लियर कर दूँ, पेनल्टीज़ भी काफ़ी हैं, लोग आई क्वेश्चन थिंक अप पूछते टू हैं। 500,000 जी, पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ फाइन्स हैव आल्सो बीन गिवन। तो ये एक सेपरेट प्रोसीजर है आर्बिट्रेशन काउंसिल का जिससे आपने इजाज़त लेनी है अगर आपने दूसरी शादी करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो ये और ख़वातीन को जो शादी कर रही हैं उनको पता होना चाहिए इस प्रोसेस के बारे में ताकि वो उनको भी आगाही हो। ये 22 कॉलम में और बाकी कॉलम्स में सिग्नेचर्स और इस तरह की दीगर फ़ॉर्मेलिटीज़ शामिल हैं। एंड आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है फिर इस निकाहनामे को रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी कानूनी हैसियत हो क्योंकि हाँ, वो तो आपने रियासत अगर बताया आपकी कि शादी हाँ, को तस्लीम रजिस्टर नहीं करें, करती बाकायदा नादरा से मैरिज सर्टिफ़िकेट लें और बाकायदा उसको आप अपने पार्ट ऑफ अपना रिकॉर्ड हो, दोनों के पास रिकॉर्ड हो, जिस तरह आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट है, जिसका आईडी कार्ड है, जिस तरह आपका पासपोर्ट है। एंड ये भी बताते चलें कि आप अक्सर मुझसे लड़कियां पूछती हैं ये बात कि व्हाई शुड वी चेंज आवर नेम, तो ये भी बताएं कि निकाह का मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू चेंज योर नेम। एब्सोल्युटली और अब तो वो भी आ गया है कि आप आईडी कार्ड में आपको एक वाइफ ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉटर ऑफ ही उसी तरह कैरी ऑन कर सकती है, सिर्फ आपका जो स्टेटस है नादरा में वो सिंगल नहीं मैरिड शो होगा। सो सो ये एक हाँ दिस वन इज हिटिंग होम बिकॉज एक्चुअली माय सिस्टर हैज फाइल्ड अ लिटिगेशन अच्छा, पास रियली, AC पासपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ अच्छा, सो बेसिकली द ऑर्डर ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट केम इन हाँ, हर फेवर जी, कि बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है अगर आईडी कार्ड पे हस्बैंड का नाम हस्बैंड का वो वाइफ ऑफ सेक्शन में डॉटर चेंज कर ऑफ लीजिए लिखते यू थे कैन ना, स्टे डॉटर ऑफ। डॉटर ऑफ, इसी तरह से पासपोर्ट पे भी डॉटर ऑफ की ऑप्शन होनी चाहिए बिकॉज इट शुड बी लिंक्ड yes, टू एंड देयर इज yes, नो and पॉलिसी there is no policy. बट द पासपोर्ट अथॉरिटीज वर नॉट अलाउइंग अच्छा, दे फिर टोल्ड हर कि आप अपना आईडी कार्ड चेंज करें हाँ, wife of बन के आए if you want to go out of the country. So that was challenged in the lower high court. The lower high court judgment said this was not, of course, okay.
and the policy has to change, and the government has been changing its policy over the past 6 months, and I think the 6 months That's will be over brilliant. very soon. And then you don't need And we to- see some And changes the only happening. thing you need to change is the status. Yeah. अगर आप married हैं या single है, and you have to be very honest with the status. कई लोग ये अपना status नहीं declare करते. मैं उनको ये बताते चलूं कि with the current के अब सब systems sync कर गए हैं. अगर आपने कहीं immigration या आपने passport के लिए apply किया है और आपने अपना status ही ठीक नहीं बताया, यानी कि आप divorced हो गए हैं और आप वहाँ पे marriage show कर रहे हैं, तो वो it's very easy to find out now because everything is synced. Yeah, but what And- the FRC is there? Yeah, अब नहीं, people still are hiding it and they think they can get away with it. I'm trying to tell them कि ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे पास real life issues आए. तो मैंने कहा आपने सोचा नहीं था? नहीं, वो डिवोर्स अब 6 महीने हुई थी, हमने कहा इस पे आसानी से वीज़ा मिल जाएगा if you're married because people have a problem with single. मैंने कहा no, but आप अपना पूरा रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का था फॉर्म का, जो फॉर्म दिखाया नहीं जाता ये समझ के कि पता नहीं कौन सा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट एक्चुअली होना But I चाहिए. think one last thing I want to जी. ask you, Huma, which I हम्म. think is very important, कि अगर आपके निकाहनामा में जैसे अक्सर हम देखते हैं लोग नहीं पढ़ते नहीं देखते, जी. उसमें क्रॉसेस हैं, वो ब्लैंक्स हैं, वो चीज़ें नहीं हैं जो आप दोनों पार्टीज लिखना चाहते थे, तो क्या इसको चेंज हम कर सकते हैं? जी, हमने अभी यही डिस्कशन कर रहे थे कि एक केस में तो चेंज हुआ था, लेकिन उन्होंने चेंज जब किया था तो उसको फुल इम्प्लीमेंट नहीं कराया था. यानी कि उन्होंने तलाक का हक तफवीज़ किया, ब्राइड को राइट दे दिया, लेकिन उस राइट को कम्युनिकेट इन राइटिंग प्रॉपर्ली करना होता है. उसका जो मेथड है वो ये है कि आपने यूनियन काउंसिल में बाकायदा वो अमेंडमेंट रजिस्टर करानी है और वो बाकायदा रिकॉर्ड में जाए, अब जो नादरा के साथ कनेक्टेड है. तो उस केस में ये हुआ था कि वो जो रजिस्ट्रेशन थी, क्योंकि इट वाज डन अबाउट 15 इयर्स अगो वाला एक केस बता रही हूँ, तो उस वक्त जो है वहाँ जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, जो निकाह खान थे, उनके होते हुए वो नहीं था. इन्होंने बाद में जाके जब अमेंड कराया तो वहाँ पे कोई और बैठे थे रजिस्ट्रार, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, तो उसकी गवाही में और उनकी गवाही में फ़र्क था. लेकिन अब वो सब सिस्टम आई थिंक सिंक हो गया है बिकॉज आपका ये पूरा जो निकाहनामा है वो नादरा के साथ लिंक कर दिया गया है. लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखी हुई थी डिटेल्स, ये डिटेल्स नहीं होती, बट उसके बैक एंड पे उसी रिकॉर्ड से आप वो निकाल सकते हैं. व्हेन यू प्लेस इट व्हेन यू प्लेस एन अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट को आप बाकायदा रिकॉर्ड करवाएं. यस, बट आई थिंक इन शॉर्ट फॉर पीपल जो देख रहे हैं उनको ये मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि आप अपना निकाहनामा चेंज कर सकते जी. हैं एक प्रोसेस को अडॉप्ट करके, क्योंकि अगर आपने किसी टाइम पे नहीं उसको देखा, नहीं फिल किया, तो इट्स नॉट टू लेट. यानी कि आप कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस भी लगा सकते कंडीशंस हैं. भी लिख सकते हैं, आप राइट्स भी दे सकते हैं. आई एम श्योर कि आप वो मेंटेनेंस को अपडेट कर सकते हैं. आई एम श्योर कि अब हमें आपको चाहिए कि मुसावी की वेबसाइट पे आप लिखें ये स्पेशल कंडीशंस, वो नहीं होता FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये हो सकती हैं, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता, वो पूछते हैं अच्छा क्या हो सकती है. तो अगर आप बोल दें ना ये हो सकती है, जिस तरह अभी आपने बताया था प्रोग्राम में कि देयर इज अ चेकलिस्ट व्हिच इज गिवन in some places which really guides you कि आप ये लिखवा सकते हैं. So Fatma, thank you very much and I think we'll meet on the next episode of this. और उस पे आज हमने निकाह पे बात की, तो अगले पे हम करेंगे डिवोर्स पे बात. Thank you. Thank you. Thank you very much.